वेलकम टू टैक्योन। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वर्क हमने कैलकुलेशन देख लिया क्या? है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट दी वर्क। आई थिंक आई हैव अपलोडेड 2 लेक्चर्स ऑन इट, है ना। तो आप देखें उसको, कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क 1 एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क 2 करके वो होगा। अब वर्क निकाल रहे थे तो हमने क्या सीखा, थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूँ। देखो, वर्क निकालने के मतलब 2-3 तरीके हैं और कुछ नहीं। जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन, कुछ भी नहीं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, ये दोनों को देख लेंगे तो क्या होता है, वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो हम लोगों ने किया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि वर्क डन को निकालना है अगर तुम्हें तो ग्राफिकल भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। और हमने ये भी देखा दैट वर्क डन को तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाला जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो आएगा भी, बट वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको जानना है तो आपको पहले क्या जान लेना चाहिए? एनर्जी के बारे में ना। अब आप समझ चुके हैं वर्क डन क्या होती है ना। वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज वर्क डन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी। और एनर्जी की बात जैसे ही आती है तो 11th का जो बच्चा होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ द 11th स्टूडेंट, ये एनर्जी की बात यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो मैं इसको बहुत प्यार से बताता हूँ। देखो, एनर्जी जो है आपकी डे टू डे लाइफ में, जो एनर्जी आपकी बॉडी में है, वो एनर्जी थोड़ी अलग प्रकार की एनर्जी है जिसको आप एनर्जी एक्चुअली सोचते हैं। आप एक्चुअली में वो केमिकल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। जो आप एनर्जी बॉडी में नहीं है, एनर्जी बॉडी में है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना। एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एनर्जी अलग होती है। ठीक है ना, वो केमिकल एनर्जी है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, अब हम लोग बात केमिकल एनर्जी की नहीं करते हैं। हम लोग कौन सी एनर्जी की बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। हाँ, जैसे कि वहां पे अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे लगता है, जहां तक मेरी बायोलॉजी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि ग्लूकोज को क्या होता है, बर्न कर रहा होता है ना। ग्लूकोज को ही शायद बर्न करता है, तो CO2 और H2O प्लस एनर्जी निकलती है। आई थिंक दैट इज द इक्वेशन। तो ग्लूकोज को बर्न कर रहे होते हैं, इसीलिए बॉडी में ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से आता है? शुगर से शायद आता है ना। तो एनीथिंग समथिंग लाइक दैट। तो केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। बट हमारा फोकस यहाँ पे केमिकल एनर्जी ना होकर मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं? आप नाम जानते होंगे बट शायद उसको मैकेनिकल एनर्जी नहीं जानते होंगे। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। 11th का बच्चा ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। अगर आप ये समझ गए ये दो एनर्जीज के बारे में, तो इतना कॉपी पेस्ट होता है ना ये 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट्स में। दिस इज द टाइम विच यू शुड perfectly give to understand this important thing, because ये चीज 100% एवरीवेयर विल बी यूज्ड, हर जगह यूज होगा। आप समझ ले उसको। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी को चलो हम लोग अगर के बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को पी बोल देते हैं। सिंबल वगैरह भी देते हैं, या चलो के और यू बोल देते हैं, जो भी एक काम कर देते हैं, सो के बोल देते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं। हाँ, तो लेट अस कॉल इट एज के, और इसको बोल देते हैं यू, पोटेंशियल एनर्जी को यू। इन दोनों के सम को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, है ना। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। अब याद रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो एक ऐसी चीज है जो लगभग सब लोगों को बहुत इजीली समझ में आता है। वो कुछ होता नहीं है, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। खेल आता है पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स नथिंग। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली। अगर हम लोग ध्यान से देखो तो केमिकल एनर्जी हो गया, फिर बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है, उन चक्कर में ना पड़े, है ना। तो हमें कौन सी एनर्जी के बारे में ध्यान देना है? हमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करनी है। मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत एक अच्छी चीज है जो समझने लायक है। काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में ऑलरेडी आता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इतना कॉपी पेस्ट होगा आपके करियर में हर जगह कि आप थक जाएंगे, और हर जगह कॉन्सेप्ट सेम ही है। मतलब एक बार सीख लो, हर जगह कॉपी पेस्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सरफेस एनर्जी, मतलब मैग्नेटिक में पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी।
बट इन सब के पीछे का जो बेसिक्स है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कब आती है, एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीजों को पहले समझते हैं. सो अब ये पूरी स्टोरी अब हम लोग चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी को समझने के क्रम में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, है ना. अब हम लोग उस प्रोसेस में जा रहे हैं. तो याद रखना फोर्सेस से चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. देखो कैसे. सबसे पहले मैं जो कह रहा हूं सुनो, फोर्सेस पे बात करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना. एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, सब सीखेंगे यहां पे, कंजर्वेटिव फोर्स. और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सर क्यों बता रहे हैं फोर्स के बारे में, सब पता चल जाएगा अभी. देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब इन दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में. चलो मैं डिफरेंस बताता हूं क्या होता है. ध्यान से देखना, अभी बस कुछ सुनते रहो बस ध्यान से, क्योंकि अभी कुछ चीजें जोड़ जोड़कर अच्छे से समझ में आएंगी एक साथ. जैसे मान लो कंजर्वेटिव फोर्स ये कहता है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है और मान लो ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, है ना, कोई बॉडी को ले जाना है मुझे, और कंजर्वेटिव फोर्स के हेल्प से अगर मैं ले जा रहा हूं, तो ऐसे लेकर जाऊं, चाहे ऐसे लेकर जाऊं, चाहे ऐसे लेके जाऊं, चाहे ऐसे लेके जाऊं, चाहे ऐसे लेके जाऊं, है ना. ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं. ये मैं ले किसको जा रहा हूं, इस बॉडी को लेके जा रहा हूं. कौन सा फोर्स लगाकर, कंजर्वेटिव फोर्स लगाकर, ठीक है ना. तो कंजर्वेटिव फोर्स लगाकर मैं जब इसको लेके जाऊंगा किसी भी पाथ से, तो इन सब में जो वर्कडन होगी, W1, W2, W3, W4, W5, द वर्कडन विल बी सेम एवरीवेयर. इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, है ना. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन. अब याद रखना किसी भी पाथ से बॉडी को लेकर जाओ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी व्हाट, सेम, है ना. मतलब इंडिपेंडेंट होता है. अब ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है. कंजर्वेटिव फोर्स को समझना अगर आपको है, तो आप पहली बात तो यही समझ लें कि इस कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्कडन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. मतलब आप जिधर से भी ले जाना है इस बॉडी को ले जाओ, सब पाथ्स में, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स में वर्कडन सेम ही खर्च होगी. अब ये चीज आपको अभी शायद समझ में नहीं आएगी क्या कह रहा हूं मैं, ये चीजें जुड़ेंगी धीरे धीरे तो बात समझ में आएगी. देखो कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है, पहले मैं डेफिनेशंस बता देता हूं फिर आपको बताता हूं ये सब चीजें क्या है. एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट. द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ पे डिपेंड करेगा. एग्जांपल्स में लूंगा अभी, बात धीरे धीरे सब स्टार्ट होंगी. देखो तो मान लो इधर से लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, है ना, ऐसे लेके जाओ, ये हुआ W1, ये हो गया W2, ये हो गया W3. सारे के सारे वर्क डन अलग होंगे, है ना. तो चलो सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे, राइट. डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. लिखेंगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, है ना. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, एंड वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन, है ना. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ से उसको लेके जा रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से पाथ से लेके जा रहे हैं, हमेशा उसका वर्क डन सेम होता है. अब चलिए इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझता हूं. देखो अभी तो बस कंजर्वेटिव फोर्स की बात हुई है, अभी तो खेल शुरू हुआ है. देखो धीरे धीरे सेंस बनेगा. क्या होता है, लाइक सपोज कंजर्वेटिव फोर्स के कितने एग्जाम्पल है सबसे पहले आपके लाइफ में आएंगे. देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो सबसे पहले आपका फेवरेट ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. फिर कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग का फोर्स होता है ना kx, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है. फिर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना. उसी तरीके से
और कुछ है क्या? हाँ, अगर मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेट कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, इस तरीके से। अब इसमें और भी है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड बहुत सारी चीजें, बट चलो मैं इतना एग्जांपल लेके काम हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। और जैसे ही कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है, आपको क्या पता होना चाहिए, देयर वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस विल बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। और दुनिया में याद रखना, एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दुनिया में, बस एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन, एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज ड्यू टू एयर, वेदर ड्यू टू सॉलिड, ऑल फ्रिक्शंस आर नॉन कंजर्वेटिव एंड दैट मेक्स अ सेंस। इसमें तो समझ में आता है। मान लो कि कोई एक प्लेन है, एक ब्लॉक को तुम्हें ऐसे ले जाना है और एक ब्लॉक को तुम्हें ऐसे ले जाना है, तो तुम देख रहा है ना कि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ना ऐसे ले जाएंगे तो, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है। तो पूरे रास्ते में हमेशा आपके डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को अपोजिट रहेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन वाली पाथ अगर लंबी होगी तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा आपको, है ना। तो उसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन हायर हो जाता है। इसीलिए फ्रिक्शन के कारण लोग छोटे रास्ते से जाना चाहते हैं, क्योंकि लेस फ्रिक्शन से लेस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो। ठीक, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जो होता है डिपेंडेंट ऑन पाथ होता है। अच्छा, अब इसमें आगे की बात देखते हैं। अब ये बात समझ में आ गई दैट टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात समझ में आती है दैट कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्प्रिंग है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेट है। एक्चुअली देखा जाए तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन भी ऑलमोस्ट कंजर्वेटिव ही होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, बट हमारा फेवरेट जो है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अभी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आता हूं पोटेंशियल एनर्जी पे। हाँ, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग बात स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पे ही बात करनी थी, बट दैट इंट्रोडक्शन वाज रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा फेवरेट आज के बाद से कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फेवरेट कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फील आती है मुझे। हाँ, फेवरेट कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह अब हम लोग सेट करेंगे। तो हम लोग अपना, चलो पहले सेटअप बना लेते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, और डरना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहली बार में दर्द होता है, फिर आसानी से समझ में आ जाता है। देखो क्या है, ये ऐसा है। ठीक, और इसको हाइट ले लेते हैं कुछ। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाइट h, मास m, परफेक्ट। ठीक, अब ध्यान से देखो, मुझे क्या समझना है? अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये कोई ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है? नीचे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे। ठीक, नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। उस तरह से इस पे भी नीचे क्या लग रही होगी? mg, और ऊपर लग रहा होगा एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखो मैं जो कह रहा हूं, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यही कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, मुझे अगर इसको उठाकर h हाइट ऊपर ले जाना है, तो क्या ग्रेविटी उसे ले जाने देगा विदाउट अप्लाइंग फोर्स? नहीं, है ना। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा ना। कितना लगाना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल को एग्जैक्टली किसके बराबर लगाना पड़ेगा? एफ ग्रेविटी। और एफ ग्रेविटी है कितना? mg, और यही कितने बराबर है? एफ कंजर्वेटिव। मैंने क्या कहा सुनो, एक ब्लॉक m रखा हुआ है, मेरा फेवरेट कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ब्लॉक m को उठाकर मुझे h हाइट तक ले जाना है। क्या मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ये अलाउ करेगी ले जाने के लिए विदाउट एनी फोर्स? नो, आई हैव टू डू सम एक्सटर्नल, आई हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड किसके बराबर लगानी पड़ेगी? ग्रेविटी के बराबर। और उठाकर इसको लेकर यहां जाएंगे। तो यहां लेके जाएंगे तो क्या मैं एक्सटर्नल वर्कडन करूंगा कि नहीं करूंगा? मुझे एक्सटर्नल वर्कडन करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। सो एफ एक्सटर्नल के कारण कौन सी वर्कडन आएगी? एक्सटर्नल
वर्क डन आएगी, है कि नहीं? तो अच्छा हाँ ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखो तो याद रखना, अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल वर्क डन है। तो चलो निकालता हूं मैं वर्क डन एक्सटर्नल। वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा बच्चा लोग? फॉर्मूला है अपने पास, एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। क्या आपने देखा कि एच और एफ एक्सटर्नल के बीच की एंगल कितनी है? 0 डिग्री। तो एफ एक्सटर्नल एच कॉस 0 डिग्री। अच्छा एफ एक्सटर्नल कितना है बेटा? एम जी के बराबर, तो एम जी एच, और कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? एम जी एच। अरे यार, तो सोचो, जब ये ब्लॉक को उठाकर मैं यहां से यहां ले गया तो मैंने कितना एक्सटर्नल वर्क डन किया? एम जी एच। तो ये माना जाता है कि वॉट एवर एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? जितना आपने इस पे एक्सटर्नल वर्क डन किया है वो सेम मैग्नीट्यूड किस में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जितना यहां आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना किया है? एम जी एच। तो क्या हो जाएगा यहां पे? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी एम जी एच। अब ये क्या पोटेंशियल एनर्जी का सेंस है वो तो हम लोग बात करेंगे, पहले मैथ्स को तो डील कर ले, है ना? मैथ्स को डील कर लेते हैं। तो वहां पे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा? एम जी एच, एंड दैट्स नाइस। तो इसी को बोलते हैं एम जी एच, यहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा? डेफिनेशन सब लोग लिखेंगे, एवरीबॉडी प्लीज राइट द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन दैट, तो थोड़ा छोटा कर देते ना, ये हो गया। हाँ, आई थिंक इट्स ओके ना। अब इसका डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एवरीबॉडी शुड राइट। आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, आपको लिखना है, लिखो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, याद याद रखना आज के बाद से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ऑब्लिक लगा सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो 0 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ना। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? 0। u इनिशियल, और यहां क्या रही होगी? u फाइनल। हाइट यहां 0 है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां हाइट h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस लाइन इज mgh। अब यहां पे कमाल की बात देख, क्या मैं वर्क डन एक्सटर्नल लिख सकता हूं? u फाइनल माइनस, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन। ये बहुत काम आएगा बेटा। वर्क डन एक्सटर्नल इज नथिंग बट u फाइनल माइनस u इनिशियल। आपको याद होना चाहिए चीज, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? अच्छा अब एक और काम करते हैं, देखो, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा तो देखो, तो क्या होगा? फॉर्मूला एफ जी एच कॉस, व्हाट इज द डायरेक्शन? एफ जी एंड एच आर मेकिंग हाउ मच एंगल? एफ जी इज डाउनवर्ड ना, ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। सो हाउ मच एंगल दे आर मेकिंग? 180 डिग्री, है ना? तो 180 डिग्री, तो यहां क्या लिख देंगे? कॉस 180 डिग्री, एंड दैट बिकम्स -1। एंड एफ ग्रेविटी इज हाउ मच? mg अगेन h and -1। wow, so that becomes minus mgh. So work done by the conservative force, or you can also say the work done by gravity is minus mgh, which we can easily write u initial minus u final। और वही तो लिखा हुआ है। तो देखो, work done by conservative force is nothing but initial potential energy minus फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना बेटा, ठीक? ये चीज ओके। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? तो आई रिपीट इट अगेन, आपने बहुत कुछ यहां सीख लिया, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज भी कर लेते हैं। लेट्स विजुलाइज इट। लाइक सपोज, सर इसी थोड़ा कम कर दीजिए। देखो, जैसे कि देखिए, आपने पेन यहां रखा हुआ है मैंने, क्या इसमें एनर्जी है? इसमें एनर्जी है क्या? आपका जवाब होगा, सर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। सर पोटेंशियल एनर्जी है क्या?
सर पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं? हमेशा याद रखना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस हाथ के फ्रेम में जीरो है ना. विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर इज जीरो. बट इफ आई रिमूव द हैंड, देन व्हाट विल हैपन? इट विल फॉल डाउन. व्हाई? बिकॉज इट हैड पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर, है ना. जमीन के फ्रेम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी, तभी तो वो भागा. बिना एनर्जी के कोई हिलता नहीं. तो याद रखना, सो दिस मार्कर हैज काइनेटिक एनर्जी क्या? नहीं, जीरो. हैज इट पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी है, बट इस हाथ के फ्रेम में नहीं है. इन द फ्रेम ऑफ हैंड्स द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, but in the frame of ground it has potential energy. So then why it is not moving? It is not moving because the hand is stopping it. The hand is applying the normal in the upward direction, which is cancelling the gravitational force. So that's why it is at rest. If you want to check that whether there is potential energy on the body or not, then remember, release that body फ्रीली इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट कंजर्वेटिव फोर्स. क्या मतलब है? जैसे कि देखो, अगर मुझे चेक करना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, तो मैं कौन सी पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर रहा हूं? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर रहा हूं. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर रहा हूं. देन हाउ टू चेक वेदर दिस मार्कर हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और नॉट? यू हैव टू रिलीज इट फ्रीली अंडर द फील्ड. अभी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, मैं इसको फ्रीली रिलीज करता हूं. व्हाट हैपेंड? इट मूव्ड ना. इफ you release freely the thing under the that force, जैसे कि उस फोर्स के अंडर आप फ्रीली उसको रिलीज करेंगे तो मूव करेगा, एंड दैट मींस इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. है कि नहीं? बात समझ में आपको? अभी बोलेंगे सर है कि नहीं एनर्जी? हाँ है. आप इसको रिलीज तो करो फ्रीली उस फील्ड में. अगर उसको फ्रीली फील्ड में रिलीज करते एंड देन स्टिल इट वुड हैव बीन हॉरिजॉन्टल, तो मैं समझता कि कोई भी एनर्जी नहीं है. अगर मैं रिलीज करता और यहीं पे रह जाता, देन मैं बोलता ना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ना इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है. सो like suppose if the marker I release, again I repeat, if I release and if it doesn't moves anywhere, इसका मतलब क्या हुआ? that it was not experiencing any kind of force, so the potential energy is also zero and the kinetic energy is also zero, so mechanical energy is जीरो, है ना. लेकिन अगर ये मूव करता है, मतलब उसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी. ये बड़ी अच्छी बात है, आपको जाननी चाहिए. जैसे एक चीज सोचो कि ये स्प्रिंग वाली बात आपको पता होगी ना. तो देखो, स्प्रिंग में भी वही होता है ना. देखो स्प्रिंग कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है ना. तो मान लो ना ये नेचुरल लेंथ है. देखो नेचुरल लेंथ है. अब बताओ, इसको यहां पे मैंने पकड़ के रखा हुआ है ना, होल्ड किया हुआ है. सो होल्ड किया हुआ है और ये नेचुरल लेंथ है. सो डज दिस हैव एनी एनर्जी? डज दिस हैव एनी एनर्जी? आई हैव होल्डेड इट ना. नेचुरल लेंथ से इस पे एक्स आगे बढ़ा हुआ है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, बट मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इधर राइट साइड में, तो इसको होल्ड करके रखा हुआ है. तो इसमें एनर्जी है क्या? कैसे चेक करते हैं? रिलीज इट अंडर द फील्ड. इसको छोड़ के देखो, अगर ये छोड़ेंगे तो क्या होगा? भागेगा ना. अगर ये भागेगा मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी. ठीक है. सो इट ऑल्सो हैड पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी चीज क्या है. क्या पोटेंशियल एनर्जी बस ग्रेविटेशन की होती है या सारे कंजर्वेटिव फोर्स की होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. चलो एक चीज मैं बताता हूं, सुनो. वाई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तुम लिख सकता हो, वाई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. अपना फेवरेट कौन सा है? अगेन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से मैं तुम्हें समझाता हूं. ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से मैं तुम्हें ये फील कराने की कोशिश करता हूं दैट व्हाई एक्चुअली द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो थोड़े मैं डायग्राम बनाता हूं. देखो, जैसे मान लो किसी ब्लॉक को मुझे, if I have to move a block again like this, I can move like this, I can move like this also ना. ठीक. अब देखो, समझ लो यहीं पे. अब ध्यान से देख. हाँ देखो, मैं समझाता हूं होता क्या है. जैसे कि देखो क्या होता है. लाइक सपोज अ ब्लॉक इज हेयर, अ बॉडी इज हेयर ऑफ मास m. इसको उठा के मुझे यहां ले जाना है.
अब ध्यान से देखो, देन व्हाट आई हैव सेड दैट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. सो लाइक सपोज दिस हाइट इज h, है ना, दिस हाइट इज h, कंप्लीट हाइट इज h, एंड दिस हाइट h1 एंड दिस इज हाइट h2 एंड दिस इज x, है ना. अब ध्यान से देखो, h क्या है, कंप्लीट हाइट h इज h1 प्लस h2. अब ध्यान से देखो, इस m को डायरेक्ट ले जाओ h हाइट पे. सो इफ यू टेक डायरेक्टली m टू h हाइट, दिस इज mg ना, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. और कहां लेके जाना है तुम्हें, h हाइट. कहां लेकर जाना है इसे, h हाइट, ऐसे. ठीक. अब ध्यान से देखो, तो ये वर्क डन तो माइनस mgh, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. सो व्हाट इज द वर्क डन हियर, सपोज आई कॉल इट एज दिस फर्स्ट पाथ एंड दिस इज a और इसको b. सेकेंड पाथ क्या है, सेकेंड पाथ इज a प्लस b, है ना, एंड द फर्स्ट पाथ इज स्ट्रेट पाथ. तो फर्स्ट पाथ का वर्क डन क्या है, फर्स्ट पाथ वर्क डन इज माइनस mg h. Why? Because gravity was down and displacement was up minus mgh. फर्स्ट पाथ. सेकंड पाथ का निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे. वर्क डन इन सेकंड पाथ इज नथिंग बट वर्क डन इन a प्लस वर्क डन इन b. अब ध्यान से देखो, तो वर्क डन इन a, वर्क डन इन a मतलब यहां से यहां जाने में. नाउ आई विल आस्क यू, will the gravity do any kind of work done for horizontal displacement? The gravity will not do any kind of work done for horizontal displacement. तो मैं जैसे पूछूं तो बताओ, if the body has moved from here to here, so how much it has moved horizontally, x. How much it has moved vertically, h2. Gravity will only do work done in the direction of h2. Gravity का work done in the direction of x कितना होगा, अरे gravitational force is perpendicular to this displacement, so the work done by gravity in moving in this direction is zero, but it only does work done in वर्टिकल डायरेक्शन माइनस. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन ए कितना हो जाएगा, माइनस mgh2. अच्छा, वर्क डन बी अगेन यहां से यहां जा रहा है. तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ग्रेविटी का कोई वर्क डन होता ही नहीं है. तो हॉरिजेंटली अगर मैं मूव करूं तो वही चीज आप देखें तो क्या होगा, ऐसे गया और ऐसे आया. तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ग्रेविटी वर्क डन करता ही नहीं है. तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन अगर इसमें देखेंगे तो जीरो हो जाएगा. इसी का होगा ना जो भी होगा वर्टिकल का. तो अगेन कितना हो जाएगा, माइनस mgh1. कितना हो गया, mgh1 प्लस h2. वो क्या हो गया, माइनस mg, अरे h आया ना w1 इक्वल टू. अरे सिंपल सी बात है. देख क्या है बात, अगर आपको देखो यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, तो ग्रेविटी का वर्क डन तो बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में होगा. ग्रेविटी का कोई भी वर्क डन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में नहीं होगा. तो तुम यहां से अगर यहां पहुंचो, कैसे भी जाओ, वर्टिकली कितना डिस्प्लेस किया, यू हैव डिस्प्लेस्ड ओनली हाइट h ना. on that height h only gravity will do the work done, and if you have moved horizontally, horizontal displacements के लिए gravity का कोई work done नहीं, because it becomes perpendicular to displacement. That's so simple. ठीक है. So that is the case. So that's why it is independent of path, है ना. तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया. और इसमें देखो क्या है, अब जैसे ये बातें समझ में आती है तो बहुत सारी बातें यहाँ से खुलकर आती हैं. पोटेंशियल एनर्जी का जो सेंस होता है अब यहाँ से हम लोग समझेंगे. ठीक है ना सर, ये कितना है ना. तो कुछ बता देते क्या इसमें, ठीक है. सो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में अब बात को समझते हैं आगे की क्या बात है. कंजर्वेटिव फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कैसे, चलो देखो. जैसे सोचो कि अपने पास एक्सप्रेशन अब क्या आ चुका है, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज वर्क डन एक्सटर्नल. अच्छा, अब मेरे पास क्या आ चुका है, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज वर्क डन कंजर्वेटिव. अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो वर्क डन कंजर्वेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F कंजर्वेटिव डॉट dr, है कि नहीं. ये फॉर्मूला आप जाकर देख सकते हैं, अभी हमारे YouTube वाले में लेक्चर्स में है. सो u इनिशियल माइनस u फाइनल क्या होगा, इसको भी आप एज अ फॉर्मूला देख सकते हैं. इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं. चलो, जैसे कि u इनिशियल माइनस u फाइनल इज f कंजर्वेटिव डॉट dr. चलो आई विल टेल यू वन क्वेश्चन. चलो इसको यूज करते हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन बताने से पहले, कितने टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस वैरायटीज होते हैं वो दिखा देता हूं मैं तुम्हें. चलो ठीक है. हाउ टू आइडेंटिफाई
whether the force is कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। चलो एक में अच्छा चीज टॉपिक लिखो एवरीबॉडी, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अभी देखो मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई। बड़ा प्यारा सा देख, हाँ ऊपर जा रही है, ठीक है आ रहा है ना। हाँ तो देखो कितने वैरायटी होते हैं, तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो उसको नीचे लिख देते हैं। हाँ यहाँ पे एक फोर्स है, सपोज केस वन, एक फोर्स है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट है 1,2 से बी कितना 4,7, है ना। वर्क डन निकालना है, ठीक। एक है केस टू, इसमें फोर्स है x² i कैप प्लस y j कैप, है ना। x² i कैप 3x² i कैप प्लस y j कैप, ठीक है ना। और यहाँ 4y कर लो, अच्छा रहेगा, ये सिंपल ही रखते हैं। हाँ तो क्या करते हैं इसको, सिक्स एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4y j कैप, इसको भी उठा के ले चलना है। चलो कुछ ऐसा ही 1,2 से 4,7, ठीक। अब केस 3 लेते हैं, इस बार ले लेते हैं f इज इक्वल टू समथिंग y(i)कैप, है ना, ऐसा या हाँ ठीक है ऐसा। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ इफ आई कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑल द 3 केसेस, सो व्हाट विल हैपन। तो देखो इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हमने सीखा है, दैट इज नथिंग बट f डॉट डेल्टा r। तो f डॉट डेल्टा r, f कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डेल्टा, अच्छा डेल्टा आर नहीं निकाला, डेल्टा आर यहां लिख देता हूं। चलो डेल्टा आर क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल कितना है 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस ये कितना हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे कॉमन सेंस हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3i कैप प्लस 5j कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना 3i कैप प्लस 5j कैप, डायरेक्ट बोल सकते थे ना हाउ मच इट डिस्प्लेस्ड इन x डायरेक्शन, हाउ मच इट डिस्प्लेस्ड इन x डायरेक्शन 4 minus 3, हाउ मच इट डिस्प्लेस्ड इन y डायरेक्शन 7 minus 2 5, x डायरेक्शन में 3 y डायरेक्शन में 5, इसी को बोलते हैं ना डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो ये है कितना 3i कैप प्लस 5j कैप, तो इसको यहां लिख दो, यहां लिख देते हैं कितना 3i कैप प्लस 5j कैप। तो कर दो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, कितना हो गया 21 जूल। वाह आया ना आंसर। अब यहां आ जाओ, यहां वर्क डन लिखता हूं, तो वहां यहां वर्क डन कैसे लिखेंगे, वेरिएबल फोर्स है ना, तो वेरिएबल फोर्स में f डॉट dr होता है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे f डॉट dr, f की जगह कितना लिख देंगे 6x² i कैप प्लस 4y j कैप, ठीक, डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, तो कितना हो जाएगा ये। अब मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, i डॉट i बन जाता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 6x² dx प्लस 4y dy, है ना। अच्छा x² dx, x कहां से कहां चला 1 से 4 और ये 2 से 7, सो ये चला 1 से 4
ये चला 2 से 7, तो कितना हो जाएगा 6 एक्स क्यूब बाई 3 और 1 से 4, ये चला 4 वाई स्क्वायर बाई 2 2 टू 7, तो ये 3 2 जा और ये 2 2 जा, है ना। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक, बस हो गया। तो देखो, हाँ, तो ये प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं, देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 1 है शायद, ये तो 63 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना है 49 माइनस 4 है, तो 49 माइनस 4 कितना होता है 44, 45 हो गया ना, तो 45, तो 49 माइनस 4 45 है ना, तो ठीक है 63 प्लस, अच्छा 2 भी है ना उसमें, एक 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इसमें एक 2 का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे क्या है 2 का मल्टीप्लिकेशन है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आएगा वैसे, कितना आएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्क डन इज, यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एफ डॉट डी आर, तो आपको दिखेगा एफ डॉट डी आर मतलब वाई आई कैप डॉट डी आर बोले तो चलो डी एक्स आई कैप उधर लेने की जरूरत नहीं है, डी वाई जे कैप वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि उधर उसके लिए तो है ही नहीं, बस किसके साथ है आई के साथ है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब बताओ कहां से कहां ले जा रहे हैं, अगेन ले जा रहे थे ए 1 2 से बी 4 7, है ना, तो कहां हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स में कितना ले जा रहे हैं 1 से 4, क्या इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे आप इसको इंटीग्रेट करने जैसे ही जाएंगे तो देखो एक आंसर y इक्वल टू x के लिए अलग आएगा, y इक्वल टू x स्क्वायर के लिए अलग आएगा, y इक्वल टू x क्यूब के लिए अलग आएगा, वो क्या कह रहा है y इक्वल टू x द पावर 4, क्या आप y की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको हमेशा इंटीग्रेशन की अलग अलग वैल्यू आती हुई नजर आएगी, है ना। आप जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज करेंगे आपको इंटीग्रेशन की अलग अलग वैल्यू नजर आती हुई आएगी, दैट मींस अलग अलग वर्क डन आएंगे फॉर डिफरेंट पाथ्स, कैन यू सी दैट, ये सब पाथ ही तो चेंज कर रहा हूं। आप y इक्वल टू x से जाएंगे तो अलग वर्क डन आएगा, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जाएंगे तो देखना y की जगह एक्स स्क्वायर रखो फिर अलग वर्क डन आएगा, y की जगह एक्स क्यूब रखो अलग वर्क डन आएगा, y की जगह x4 रखो अलग वर्क डन आएगा। अरे भाई इफ यू चेंज द y एज अ फंक्शन ऑफ x एवरी टाइम यू गेट अ न्यू वर्क डन, दैट मींस दिस वाज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मैंने यहाँ पे तुमसे पूछा, क्या ऐसा कहीं पूछा कि आप बताओ कौन से पाथ से जा रहे हैं, while I was calculating the work done, anywhere I have not asked you that what was the path you have taken, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तुमसे क्या पूछा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और आंसर आ गया। तो 63 टू जब वैसे होता है कितना 136 होता है ना, तो 130, ठीक है, जो इसको देख लेंगे। तो ये जो नंबर आ जाता है कैलकुलेशन, ये जो फाइनल वैल्यू आती है, इस फाइनल वैल्यू में तो मैंने बताया ही नहीं कौन से रास्ते से जा रहा है, हमें तो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता था, इसीलिए ये जो वैरायटी है फोर्स का ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी देखो इसमें भी नहीं पूछा ना मैंने कौन से पाथ से जा रहे हैं, तो ये भी कौन सा वैरायटी है कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और वैरायटी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की,